नहीं चलेगी, नहीं चलेगी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी को यार अमेरिका चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। ये जो अभी आपने मनाज़र देखे हैं ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये फ़लस्तीन के मनाज़र हैं और ये जो अहलकार हैं और ये जो लोग इन लोगों को रोक रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए हैं, ये इसराइल की कोई फोर्सेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के मनाज़र हैं और ये उस मुल्क के मनाज़र हैं जो इस्लाम के नाम पे बना था। और लेकिन यहाँ पे आज जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और जिस तरह से उन्हें कत्ल किया जा रहा है और एक जंग वहाँ पे लगी हुई है और वहाँ पे भूख और अफलास से लोग बच्चे जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं और लोगों को शहीद किया जा रहा है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। तो ये उनके ख़िलाफ़ इस जारहियत के ख़िलाफ़ जो है ना, आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, वो इस इशू पर काफ़ी आवाज़ भी उठाते रहे हैं। उन्होंने आज एक एहतजाजी मुज़ाहरा यहाँ पे रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहरा उन्हें नहीं करने दिया गया और उनके ऊपर ये आप सब ने देखे होंगे मनाज़िर, जिस तरह से फोर्सेस ने आके उन्हें रोकने की कोशिश की और गिरफ्तारियाँ वगैरह भी की गई। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से हमें इतना हक नहीं है कि हम जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर हम आवाज़ भी उठा सकें। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई मुसलमान मुल्क हैं और आज़ाद हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है? क्योंकि आज़ाद रियासतों में तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता और ऐसे वहीं पे होता है या तो ये कॉलोनी है, ठीक है, और कॉलोनी वही उसी किसी ऐसे मुल्क की है, या तो बराह रास्त इसराइल की कॉलोनी है, और या फिर इसराइल के हमायती कोई ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसकी कॉलोनी है और उसने मना किया हुआ है यहाँ पे मुज़ाहरे नहीं होने चाहिए। मेरा ये सवाल सीधा-सीधा सा है कि यहाँ पे मुज़ाहरे फ़लस्तीन के हक़ में क्यों नहीं हो सकते? पहला हक़ तो यही है कि हमारी जो आर्मी है, दुनिया की जो बेहतरीन आर्मीज़ में से एक है, उसे तो वहाँ पे जाना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे भेजे, लेकिन कम से कम हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने तक का हक़ नहीं दिया जा रहा, और क्यों नहीं दिया जा रहा और किसके कहने पे नहीं दिया जा रहा? पिछले दिनों जब पीएसएल स्टार्ट था पाकिस्तान में और पीएसएल के मैचेस हो रहे थे और एक बाकायदा कैंपेन चली थी पीएसएल के बॉयकॉट की, और उसके पीछे भी वजह सिर्फ ये थी कि लोग जो वहाँ पे फ़लस्तीन के झंडे जो लेके जाते थे तो उन्हें एंट्री नहीं थी दी जाती। और ऐसे मनाज़र भी देखे कि जो लोग कुछ झंडे लेकर ग्राउंड में पहुँच गए और उन्होंने जैसे ही झंडे लहराए तो जो पुलिस है उस पुलिस ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। तो अब आप देखें यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे फुटबॉल्स के इतने बड़े-बड़े मैचेज़ और बड़ी-बड़ी लीग्स होती हैं और लाखों लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और गैर मुस्लिम मुल्क हैं वो लोग तो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ भी उठाते हैं और वहाँ पे झंडे भी लहराते हैं, लेकिन कभी आपने कोई इस तरह का मंज़र नहीं देखा होगा कि वहाँ की पुलिस ने उन्हें आके वहाँ से निकाल दिया हो। और हमारे पाकिस्तान में ये मनाज़र आपको देखने को मिल गए हैं। और इसके ऊपर सेंटर साहब के बाद में जब ये एहतजाज वगैरह का उन्हें नहीं करने दिया गया, तो शाम के वक़्त सेंटर साहब का एक ट्वीट आया और वीडियो भी साथ मौजूद थी और हामिद मीर ने भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया था। और उन्होंने उसमें बताया था कि मैं अपने बच्चों के साथ गाड़ी में वापस घर की जानिब जा रहा था एहतजाजी जो धरना था उससे, तो रास्ते में मुझे पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने कहा जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर आपको हम गिरफ़्तार करने लगे हैं। और उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और काफ़ी जो गैर अखलाकी गुफ्तगू भी उनके साथ की गई, गालियाँ वगैरह ही निकाली होंगी। उन्होंने ये चीज़ बाकायदा अपने ट्वीट में मेंशन की है। और फिर उसके बाद उन्होंने सेंटर साहब की आवाज़ आ रही है, जो साहब का सेंटर है मुश्ताक साहब, उनकी आवाज़ आ रही है उस वीडियो में कि आप लोगों ने जो करना है करो, आप लोगों ने मुझे गिरफ़्तार करना है गिरफ़्तार करो, मैं डरता नहीं हूँ, और इस तरह की आवाज़ें हैं।
और जुमलों का तबादला है। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि वीडियो बन रही है, आसपास से गुजरते लोगों ने, एक ये जो वीडियो आई है ये गाड़ी में से एक बन रही थी, एक गाड़ी गुजर रही थी, उसने ये वीडियो बनाई है। और जैसे ही वो देखते हैं कि वीडियो बन रही है तो उसके बाद वो चले जाते हैं और ये कह के जाते हैं कि हम दोबारा जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि ये चाहती हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान से आवाज़ ना उठे। इसके ऊपर जो है वो पूछना चाहिए हुकूमत में बैठे हुए जितने भी हमारे हुक्मरान हैं कि क्या वजह है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले भी जब ये हमला शुरू हुआ था तब भी इस्लामाबाद के अंदर जब एहतजाज की कॉल दी थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उन्हें भी एहतजाज नहीं था करने दिया गया। शायद तब ये एक अंसर हो के लगता ये था कि शायद तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं, इस वजह से उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आज तो जमात इस्लामी वाले लोग थे, उन्हें क्यों नहीं एहतजाज करने का हक़ दिया गया, और वो भी फ़लस्तीन के हक़ में। अब आएँ जी एक और मामला है, और मामला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, और करंट सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए तो बिल्कुल इसी तरह नज़र भी यही आ रहा है, और हालात भी कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे ना सिर्फ 2 एक्सटेंशंस हैं, और उन 2 एक्सटेंशंस के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भी फिर इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, उनका भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और उन्हें रास्ते से हटाया जाएगा। ज़रदारी साहब की जानिब से ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाएगा। अब देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है। फार्म 47 की पैदावार ये हुकूमत है और मैंडेट इनके पास है नहीं है, और जब मैंडेट ना हो तो जिन लोगों ने फिर सीटें दी होती हैं उन लोगों ने फिर अपने काम करवाने होते हैं। अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर पता है कि उसी टाइम हल्का खुलेगा और उसकी सीट जाती रहेगी, और जब इक़्तिदार में ईवान की सीट ही नहीं रहेगी तो इक़्तिदार कैसे रहेगा। और ना तो कोई ये लोग इक़्तिदार में बैठ के अवाम के लिए कुछ कर सकते हैं और ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। इसकी जो एक ताज़ा मिसाल आई है वो ये आई है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो तश्कील दी गई थी ना, पहले तो उसके सरबराह जो थे ना खुद थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आज दोबारा एक नया नोटिफ़िकेशन जारी हुआ और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो चेयरमैनशिप तो छोड़ें, वो खुद उस कमेटी के अंदर शामिल ही नहीं है, और इसहाक़ डार साहब भी शामिल नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, इनके आने की वजह कुछ भी नहीं है। इनके आने की वजह सिर्फ़ ये है कि ये सिर्फ़ ना अपने सर्वाइवल की बुनियाद पे बैठे हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर हमने थोड़ी भी चूँ-चाँ की तो जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है ना, वो वापस इक़्तिदार में आएगा, और इक़्तिदार में आते ही उसने करना क्या है, उसने उसने इनके दोबारा से केसेस जो है ना वो स्टार्ट कर देने हैं, और केसेस जो हैं वो जब स्टार्ट होंगे, जो इन्होंने माफ़ करवाए हैं नैब के तरमीम करके, नैब के एक्ट में पीडीएम 1 जब बनी थी, तो जब वो केसेस स्टार्ट होंगे तो फिर आपको पता है कि दर्दें भी शुरू होंगी, फिर इनसे चला भी नहीं जाएगा। फिर जो लोग आज बड़े सेहतमंद हैं, उनके दिमाग भी छोटे हो जाएंगे, कुछ लोग व्हील चेयर के ऊपर भी आ जाएंगे, फिर कुछ लोग जो हैं वो बीमारी के बहाने से बाहर चेकअप भी करवाने जाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो उन्हें अदालत में पेशी के वक्त कमर के अंदर तकलीफ़ होगी, और इस सब की वजह यह है कि इन केसेस से बचना है इनके पास, क्योंकि जवाब तो होता नहीं है, फिर हीले बहाने करने पड़ते हैं। इसके अलावा ज़ुबैर उमर साहब जो साबिक़ गवर्नर सिंध रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट जो है वो इस हवाले से है कि जो पाकिस्तान के मुआशी हालात है ना उस हवाले से है। उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया है कि आपको याद है जब पीडीएम 1 बनी थी, और इस पीडीएम 1 का जो नैरेटिव था ना, जब ये एक मूवमेंट चल रही थी और लॉन्ग मार्च हुए थे, उसके पीछे जो बयानिया था वो बयानिया सिर्फ यही था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह कर दी गई है, और ये मईशत को हमने बचाना है। फिर इन्होंने बाकायदा एक जो है ना वो नारा भी और एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी, हमने रियासत की वजह से अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, जिसके पीछे ये कहते थे कि जी वो रियासत जो है ना वो मईशत की वजह से और डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरा था, और इस वजह से हमने जो है ना वो अपनी सियासत कुर्बान कर दी है और रियासत को बचा लिया। हालाँकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी, और ये लोग सिर्फ़ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आए थे, और उस वक़्त जो मईशत है और मुआशी इंडिकेटर सबको पता है कि बिल्कुल किस लिहाज से और कितने अच्छे जा रहे थे। पाकिस्तान 5.8 की शरह से तरक्की कर रहा था, और रिकॉर्ड जो है वो टैक्स इकट्ठे हो रहे थे, और कौमी ख़ज़ाने के अंदर भी रिकॉर्ड जो है ना वो डॉलर्स मौजूद थे। ज़ुबैर उमर साहब ने इसी हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि जी जब 2022 के अंदर हुकूमत इमरान खान की गई है ना, तब किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था,
और पाकिस्तान के जो ख़जाने के अंदर पैसे पड़े हुए थे ना, वो आज तक इतने पैसे दोबारा नहीं हो सके। पीटीआई दावा करती है कि 21 बिलियन डॉलर जो है वो कौमी ख़जाने के अंदर छोड़ के गए थे। तो उसके बाद जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने, जब वो बाकायदा एक सरकारी जहाज़ पे मफरूर और इश्तिहारी होने के बावजूद पाकिस्तान में लैंड किए, उनके केसेस ख़त्म हुए, फिर उन्होंने हल्फ लिया सेनेट का और उसके बाद वज़ीर ख़जाना बने, तो उस दौर के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ना वो 3 बिलियन डॉलर सिर्फ रह गए थे। वो 3 बिलियन डॉलर कैसे रह गए थे? आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, वो 21 बिलियन डॉलर का अगर वो एक करते हैं दावा, तो हम छोड़ देते हैं, एक गुंजाइश दे देते हैं अपोजिशन को, जी 15 बिलियन डॉलर थे। उसमें से कहाँ गए बाकी जो थे 12 बिलियन डॉलर? वो 12 बिलियन डॉलर यहीं पे गए कि शाहाना प्रोटोकॉल, शाहाना दावतें, शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही 90 करोड़ रुपया लगा के तो अपना स्विमिंग पूल तैयार करवाया था, ये वज़ीर आज़म हाउस का। उसके बाद जो सहाफ़ी मदऊ किए थे इशाइये पे, अफ्तार पे, उन्हें जो है वो 1 करोड़ की दावत खिला दी थी। उसके बाद जो सवाबदीदी फ़ंड जो हैं वो अपने एमपीएज़, एमएनए को जारी किए गए थे। ठीक है। इसी तरह पैसा जो है वो शह खर्चियों में उड़ता रहा, प्रोटोकॉल्स में। और कितने ऐसे वज़ीर थे, ये तो मैं भूल ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने ऐसे वज़ीर थे जिनके पास किसी किस्म का कोई कलमदान नहीं था, यानी कोई महकमा नहीं था, लेकिन उन्हें वज़ारत मिली हुई थी। और जब किसी को वज़ारत मिलती है, उसे प्रोटोकॉल भी मिलता है और वज़ारत वाली तमाम सहूलियात मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सारा जो खर्चा हुआ है ना, वो इन्हीं शह खर्चियों के ऊपर हुआ है। और इन शह खर्चियों की वजह से पाकिस्तान का ख़जाना आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया, और इनके जो केसेस थे, जिस मकसद के लिए ये लोग आए थे इक़्तिदार में, वो ख़त्म हो गए। जैसे ही केसेस ख़त्म हुए, इनकी बीमारियां भी ख़त्म हो गई। तो ज़ुबैर उमर साहब ने आज पीडीएम का जो दावा है ना, उसे उड़ा के रख दिया है और बता दिया है कि ये जी झूठ बोल के आए थे और पीछे मकसद इनका कोई और था। मईशत बिल्कुल ठीक जा रही थी, और बाकी अगर मईशत ख़राब भी थी तो ये लोग आए थे, ये संभाल लेते। 150 के ऊपर इमरान खान पेट्रोल छोड़ के गया है, 180-84 के ऊपर डॉलर छोड़ के गया है, ये नीचे ले आते। आज कहाँ पे पेट्रोल है और कहाँ पे डॉलर है? ये सूरत हाल है इन झूठों की, इन मक्कारों की, और इन धोखेबाजों की, जो कौम को धोखा दे के हर दफ़ा इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं। ये चंद चीज़ें सी थी आपके साथ शेयर की हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।